निम्नलिखित विशेषताओं में से विकासशील देशों की विशेषता कौन सी है? अब ये तो चैप्टर जिसके ये क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास मान सकते हैं। अब विकासशील देशों की विशेषताएं कौन सी हैं? क्योंकि जितने भी देश हैं, चाहे विकासशील हों, चाहे विकसित हों, चाहे अर्ध विकसित हों, चाहे अर्ध विकासशील हों, जहां पर डेवलपमेंट के आधार पर जब कंट्रियों को बांटते हैं, तो मेजर रूप से विकसित, विकासशील और अर्ध विकासशील कंट्रियों के अंदर हम लोग अलग अलग कंट्रियों को देख सकते हैं। लेकिन यहां पर इसने पूछा है कि विकासशील देशों की विशेषता कौन सी हो सकती है। अब इसमें देखिए, विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो विशेषताओं के आधार पर आप लोग 1 2 3 तीनों को ही मानेंगे। कृषि की प्रधानता होती है, जनाधिक्य होता है और कच्चे माल का निर्यात होता है। इस आधार पर अगर देखेंगे तो आपका मतलब सारे के सारे इसके आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। इन सभी को आप लोग जो है वो विकासशील देशों की श्रेणी में काउंट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली अलग अलग देशों की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं होती हैं, बट यहाँ सारे के सारे इसकी तीनों विशेषताएं होंगी। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। अब कथनों में क्या है? भारत ने आर्थिक नियोजन की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से ली। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र है। अब देखो, दूसरा हो या ना हो, पहला तो ऑटोमेटिकली सही है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो भारतीय राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात, पहली बात भी सही है, आर्थिक नियोजन की प्रेरणा हमने यूएसएसआर से ली, बिल्कुल सही ली। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका आंसर यहां पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय आयोजना के अंतर्गत सम्मिलित करना है आपको। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ आपकी सूची 2 है। अब आप एक एक को देखिए, श्रीमन्नारायण, बॉम्बे प्लान, एमएन राय, गांधी योजना, केसी नियोगी, पीपुल्स प्लान, 8 प्रमुख उद्योगपति 1950 में योजना आयोग के गठन से संबंधित। अब अगर ठीक से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक चीज को समझना है। जैसे श्रीमन्नारायण है, संबंध क्या आ जाएगा आपका? गांधी योजना से। केसी नियोगी है, केसी नियोग सॉरी एमएन राय है, एमएन राय का संबंध पीपुल्स प्लान से आप आ जाएगा। केसी नियोगी 1950 के योजना आयोग के गठन से संबंधित आ जाएगा, और 8 प्रमुख उद्योगपति यानी बॉम्बे प्लान। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपका इसमें बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? इंडियन इकोनॉमी का कौन सा लक्षण इनमें से नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है, ये बताना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से लक्षण हैं, ये आपको पता होगा, तभी तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। जैसे आप विशेषताओं में देखते हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में रूढ़िवादी समाज, अशिक्षा, समाज में क्षत्रियों का हीन स्थान, भाग्यवादिता, जाति धर्म, भाषा के आधार पर विभाजन, ये कुछ आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग लक्षण की बात अगर करेंगे तो कृषि प्रधानता है क्या लक्षण में? तकनीकी पिछड़ापन है क्या लक्षण में? विकसित प्राकृतिक संसाधन है क्या? आय वितरण की समानता है या नहीं है? अब इसने पूछा है कौन सा लक्षण नहीं है। अब कृषि की प्रधानता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तकनीकी पिछड़ापन भी हमारे पास बाकियों की बजाय, डेवलप्ड कंट्री की बजाय, तो दो तो हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। तब देखो, इसमें ए भी दोनों है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब ना आंसर ये, ना आंसर ये, ना आंसर ये। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक ही बचा, क्योंकि विकसित प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, आय वितरण की कुछ हद तक समानता हमारे पास है, तो आप लोग डी आंसर की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, किसी देश का आर्थिक विकास प्रमुख रूप से निम्नलिखित से किस पर निर्भर करता है? किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है भाई, वो किन चीजों पर निर्भर करेगा? क्योंकि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो कौन सी चीजों पर निर्भर करेगा? जैसे प्राकृतिक साधनों की बात होगी, पूंजी निर्माण है, उपभोक्ताओं की संख्या है, बाजार की उपलब्धता है। अब इसमें आर्थिक विकास जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा उसको पूंजी निर्माण। क्वेश्चन नंबर आपका छठा क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश के अलग विकसित होने का कारण क्या है? कोई भी देश अलग विकसित क्यों होगा? क्योंकि अगर देश में गरीबी होगी तो अलग विकसित होगा, पूंजी संचयन का अभाव होगा तो भी अलग विकसित होगा, जनांकी की कठिनाइयां अगर होगी तो भी होगा। तो इसका मतलब 1 2
3 सब होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? डी आ जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको भाई। अगर नहीं सही से समझेंगे तो फिर आपका आंसर गलत होने के चांसेस भी हो जाएंगे। अब देखो 7 क्वेश्चन, मैं तो 7 पे ले आता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक विकास का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? आर्थिक विकास क्या होता है ये आपको समझना है। आर्थिक विकास का अर्थ या अभिप्राय आपसे पूछा गया है। आर्थिक विकास का मतलब क्या है? आर्थिक विकास क्या होगा? किसको आप लोग आर्थिक विकास का नाम देंगे, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो, घरेलू उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा। उत्पादन की दक्षता में वृद्धि, ये भी होगा तो ही आपका आर्थिक विकास होगा। आय का समान वितरण, ये भी चाहिए। आत्मनिर्भरता, ये भी चाहिए। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ये भी चाहिए। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए? ये सब कुछ चाहिए तभी तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंज गुणांक की निम्न में से क्या तात्पर्य है? लॉरेंज गुणांक की निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? निर्धनता के कारण को समझना, राष्ट्रीय उत्पाद वितरण में परिवर्तन को समझाता है, राष्ट्रीय आय वितरण में परिवर्तन को समझाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। लॉरेंज गुणांक जो है वो राष्ट्रीय आय वितरण में परिवर्तन को समझाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां, खुले बाजार में प्रतिभूति बेचने से क्या होगा? अगर खुले बाजार में प्रतिभूति बेचेंगे तो क्या होगा? उससे मुद्रा की मात्रा में कमी आती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, भारत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है। भारत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कैसी है? साख विस्तार, सस्ती मुद्रा नीति, नियंत्रित मुद्रा नीति और साख नियंत्रण। नियंत्रित मुद्रा नीति भारत विस्तार है भारत में भाई, और साख नियंत्रण जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपका आंसर इस आधार पर आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, भारत की जनसंख्या नीति मुख्यतः, भारत की जो जनसंख्या नीति है वो मुख्यतः किस चीज पर आधारित है? परिवार नियोजन की नीति है भाई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भरमार है और यही वजह कि हम लोग हर चीज में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब भूखमरी आती है तो देश में इतना अनाज उत्पादन होने के बाद भी भूखमरी होती है। बीमारी कोरोना जैसी आती है, सबसे ज्यादा समस्या हमें होती है। इकोनॉमिक गिरावट आती तो हमें दिक्कत होती है। हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो हमें दिक्कत होती है। सड़कों की बात आएगी तो हमारी सड़कें ज्यादा टूटती हैं। तो क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का बर्डन है भाई हमारे भारत के ऊपर। अगर पॉपुलेशन का इतना बर्डन नहीं होता तो प्राकृतिक रूप से हम लोग इतने समृद्ध हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को धूल चटा सकते थे। तो ये बिल्कुल है, परिवार नियोजन की नीति है, लेकिन फिर भी देश में सही से लागू नहीं हो पा रहा है। तो जब तक पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी तब तक बहुत समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए प्रमुख कारण बताओ। भारत में कृषि का जो पिछड़ापन है उसके कारण देखिए आप लोग। देखो, जोतों का अनार्थिक आकार, बिल्कुल, क्योंकि जोतों का अनार्थिक आकार होगा तो दिक्कत आएगी। कृषक की ऋणग्रस्तता, किसान जो वो ऋण के बोझ के तले दबा हुआ है, बिल्कुल दिक्कत आ रही है। और उचित कृषि मूल्य की नीति, उचित कृषि मूल्य की नीति का अभाव है भाई। और अगर थोड़ी बहुत कोशिश भी होती है तो फिर भारत में पॉलिटिक्स इतनी घटिया सतर की है तो उसको भी नहीं होने दिया जा सकता। तो आपका आंसर जो है वो आपका ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक भूधारण से क्या तात्पर्य है? आर्थिक भूधारण क्या होता है ये आपको बताना है। आर्थिक भूधारण से क्या तात्पर्य है? आर्थिक भूधारण क्या होता है? देखिए, आर्थिक भूधारण नंबर 1, कृषि से स्वयं के पेट भरने तक का खर्च चलना। नंबर 2, कृषि भूमि द्वारा कृषक स्वयं तथा परिवार का भरण पोषण। यस, कृषि भूमि द्वारा कृषक स्वयं तथा परिवार का भरण पोषण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से सुधार भू सुधार नहीं है? कौन सा सुधार जो भू सुधार नहीं है? देखो, जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी, सघन कृषि विकास कार्यक्रम या भूमि कानून में सुधार। जमींदारी उन्मूलन जो है वो भू सुधार है भाई, चकबंदी भी भू सुधार है, भू कानूनों में सुधार भी भू सुधार है। तो क्या है? सघन कृषि विकास कार्यक्रम जो है वो भू सुधारों में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन देखो भाई। 15वां क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के स्रोत में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इंडिया में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? कुएं और ट्यूबवेल होंगे भाई। कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, सबमर्सिबल के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में कृषि भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सबसे ज्यादा है? किस राज्य में कृषि भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सर्वोत्तम है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के आधार की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के पिता पूरे वर्ल्ड में। भारत में
नहीं, आंसर है विश्व के लेवल पर। नॉर्मन बोरलॉग पूरे दुनिया में हरित क्रांति के पिता या जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगर हम लोग स्वामीनाथन की बात करेंगे या दूसरे अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे तो बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति का पिता है। और भारत में भी बोरलॉग के नाम से जो अवार्ड है वो भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये आपको याद रखना है। नंबर एक चीज तो आपके सामने ये होगी। नंबर दो, रासायनिक खाद का आविष्कार किया था, यही तो वजह है, इसी की वजह से तो इतनी ज्यादा सक्सेस मिली। तो दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 18वां। भारत में एफसीआई की स्थापना का उद्देश्य बताओ। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का उद्देश्य आपको बताना है। क्या उद्देश्य रहा है? खाद्यान्नों के लिए भंडारण और वितरण की व्यवस्था। आज भारत में जितना भी खाद्य भंडारण होता है और वितरण की व्यवस्था है वो सारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हाथों में है, इसी वजह से अच्छा नियोजन हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 19। जब देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही हो तो उसे हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? जब देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही हो तो हल करने का उपाय क्या है? कृषि, लघु उद्योग और घरेलू उद्योग क्षेत्र में निवेश वृद्धि होनी चाहिए, तभी फायदा ऑप्शन आपके पास सुझाव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? दुग्ध पूर्ति में वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां। औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ाने के लिए निम्न उपाय अपनाना चाहिए। औद्योगिक विकास के वार्षिक दर बढ़ाने के लिए निम्न उपाय अपनाना चाहिए। कौन सा उपाय हो सकता है ये देख लीजिए आप लोग। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेंगे तभी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। मानवीय संबंध सुधार होंगे तभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। उत्पादन क्षमता का पूर्ण सुधार होगा तभी होगा। तो तीनों का तीनों है, और तीनों का तीनों है तो आपका आंसर यहां पर डी आ जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है? किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन जो किया जाता है वो किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए? निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उसका अवमूल्यन होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर धारकों में कौन शामिल है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर धारकों में शामिल कौन है? आंसर आ जाएगा आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, अभी तक तो तीनों है, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां। भारतीय योजना आयोग क्या है? भारतीय योजना आयोग, आंसर आ जाएगा सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी के रूप में नया नीति कमीशन बन चुका। क्वेश्चन नंबर 25। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री हुआ करता था, नीति कमीशन का भी वही है नया नाम। क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है इनका भी भाई। क्वेश्चन नंबर 27। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को किसकी बराबरी का दर्जा दिया जाता है? योजना आयोग या नीति कमीशन के उपाध्यक्ष को किसकी बराबरी का दर्जा मिलता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के वो दो प्रमुख राज्य जिनका योजना परिव्यय सर्वाधिक है। भारत के कौन से दो राज्य जिनका योजना परिव्यय सबसे ज्यादा है? आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29। मुद्रास्फीति पर अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है? मुद्रास्फीति पर अस्थायी नियंत्रण हो सकता है कैसे? मुद्रापूर्ति की वृद्धि को रोक करके हुए। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में मौद्रिक नीति निर्धारण करने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य ध्यान में रखा जाता है? कौन सा? कीमतों में स्थायित्व, भाई ये जरूरी है। राजस्व का अर्थ होता है, राजस्व क्या होता है, राजस्व का क्या मतलब होता है? राजस्व का अर्थ है सार्वजनिक वित्त, एक ऐसा पैसा जो सबके कलेक्शन सबसे कलेक्ट होता है और आमतौर पर उसको सार्वजनिक भलाई के लिए खर्च करना होता है। क्योंकि राज्य से जो टैक्स मिलता है वो उसमें अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हो सकते हैं, किसी देशों में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, लेकिन राजस्व जो है वो संस्थागत नहीं होता है, निजी नहीं होता है, वो एक ऐसा पैसा होता है जो सार्वजनिक हित में लगना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन है भविष्य संबंधी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। भविष्य संबंधी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा आंसर? व्यक्तिगत वित्त में, राजस्व में, सार्वजनिक में
या फिर किसके अंदर? क्योंकि जो भविष्य निधि आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर जो ज्यादा ध्यान दिया जाएगा वो राजस्व के अंदर दिया जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत वित्त का भी वो नहीं होगा, सार्वजनिक भी नहीं होगा, तो राजस्व आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजकोषीय नीति को जब मूल्य निर्णय यानी वैल्यू जजमेंट दृष्टिकोण से क्रियान्वित किया जाता है तो वह इस नीति का वास्तविक पहलू होता है, आदर्शात्मक होता है, कलात्मक होता है या कोई नहीं। राजकोषीय नीति को जब मूल्य निर्णय दृष्टिकोण से क्रियान्वित किया जाता है तो वह इस नीति का आदर्शात्मक पहलू होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राजकोषीय साधन समाज में जिस प्रकार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय साधन समाज में जिस प्रकार काम करता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रियात्मक वित्त का नाम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकती है। यानी राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन डाल्टन का है। क्वेश्चन नंबर 6, डाल्टन के अनुसार सामाजिक लाभ सिद्धांत की आर्थिक कसौटी क्या है? डाल्टन के अनुसार सामाजिक लाभ सिद्धांत की आर्थिक कसौटी क्या है? उत्पादन में सुधार, आर्थिक साधनों का संकेंद्रण, सुरक्षा व शांति या फिर उपरोक्त सभी, सब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीमती हिक्स के द्वारा राजस्व नीति के ध्यान में रखना चाहिए उत्पादन स्तर, उपयोगिता स्तर या फिर दोनों। आंसर आ जाएगा दोनों, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों के संबंध में वार्षिक आर्थिक विवरण का उल्लेख है जिसका दूसरा नाम क्या है? भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों के संबंध में वार्षिक आर्थिक विवरण का उल्लेख है और इसका दूसरा नाम क्या होगा? आर्थिक विवरण या बजट। आंसर आ जाएगा बजट। क्वेश्चन नंबर 9, बजट अंतिम रूप से स्वीकृत माना जाता है कब? बजट को अंतिम रूप से स्वीकृत तब माना जाता है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार हमेशा होगा। राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार हमेशा होगा। किस तरीके का होगा? बड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, राजकोषीय नीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आय की असमानता को कम करने के लिए जिस नीति का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आय की असमानता को कम करने के लिए किस नीति का उपयोग किया जाता है? आय की असमानता को कम करने के लिए अस्थि-पूर्वक व्यय नीति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सार्वजनिक व्यय के महत्व में विशेष रूप में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक व्यय के महत्व में विशेष रूप में वृद्धि हुई है। किस चीज, कब? 19वीं, 20वीं, 18वीं, कब? 20वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक व्यय के महत्व में वृद्धि का कारण कहा जा सकता है। सार्वजनिक व्यय के महत्व में वृद्धि का कारण कहा जा सकता है। किस चीज को? आर्थिक विकास और नियोजन ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना ठीक है, आर्थिक स्थायित्व ठीक है, सभी का। सार्वजनिक व्यय के महत्व में वृद्धि का कारण इन सभी को माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राय सार्वजनिक व्यय के द्वारा संतुष्टि की जाती है। प्राय सार्वजनिक व्यय के द्वारा संतुष्टि की जाती है। किस चीज की? सामूहिक आवश्यकताओं की, क्योंकि इससे सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सार्वजनिक व्यय का मुख्य सिद्धांत है। सार्वजनिक व्यय का मुख्य सिद्धांत क्या है? अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। ये जरूरी है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है, यही मुख्य सिद्धांत होता है सार्वजनिक व्यय का। क्वेश्चन नंबर 17, मंदी काल में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मंदी काल में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे अस्थि पूर्वक व्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए होना आवश्यक है। राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये एक बार देख लेते हैं। देखते हैं कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग अलग एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो बड़ा फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 19वां, न्याय सिद्धांत की अधिकतम पूर्ति करता है। न्याय सिद्धांत की अधिकतम पूर्ति करता है, कौन करता है? विक्रय कर, आयकर या उत्पादन कर? आयकर। क्वेश्चन नंबर 20, परोक्ष कर की श्रेणी में आता है डायरेक्ट टैक्स। परोक्ष कर, प्रत्यक्ष कहेंगे जिसको आप सामने दिखता हुआ कहेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट के रूप में कह सकते हैं आप, बिल्कुल सामने। परोक्ष कर की श्रेणी में आता है। परोक्ष कर की श्रेणी में क्या आता है? बिक्री कर आता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रगतिशील कर पद्धति में, प्रगतिशील कर पद्धति में क्या होता है? आय वृद्धि के साथ साथ कर का प्रतिशत कम होता है, आय वृद्धि के साथ साथ कर का प्रतिशत बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस सिद्धांत के अंतर्गत सरकार एवं करदाता का संबंध जैसे को तैसे का रहता है? किस सिद्धांत के अंतर्गत सरकार एवं करदाता का संबंध जैसे को तैसे का रहता है? किसके अंतर्गत आप इसको देखेंगे? आंसर आ जाएगा लाभ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23, समाज का न्यूनतम सामूहिक त्याग होगा। समाज का न्यूनतम सामूहिक त्याग होगा जबकि सभी करदाताओं द्वारा त्यागी गई सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 24, जो व्यक्ति सरकार को अंतिम रूप से कर अदा करता है उस पर होता है। जो व्यक्ति सरकार को अंतिम रूप से कर अदा करता है उसके ऊपर करापात होता है। क्वेश्चन नंबर 25, केवल भूमि पर ही कर लगाया जाना चाहिए, यह विचार किसका है? केवल भूमि के ऊपर ही कर लगाया जाना चाहिए, यह विचार किसका है? यह विचार करापात के सकेंद्रण सिद्धांत में है। क्वेश्चन नंबर 26, करदान क्षमता बढ़ जाएगी यदि, करदान क्षमता बढ़ जाएगी यदि देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़ जाए, सार्वजनिक व्यय की प्रकृति बढ़ जाए। देखो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और सार्वजनिक व्यय करने की प्रकृति उत्पाद की होगी, तभी कराधान क्षमता बढ़ेगी। ए और सी होगा, यानी डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अर्ध विकसित देश में राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? अर्ध विकसित देश में राजकोषीय नीति का उद्देश्य आपको बताना है। आंसर है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, ठीक है, आर्थिक असमानता को दूर करना, ठीक है, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, ऑल ऑफ द अबव, डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद चलते हैं हम 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन, राजकोषीय नीति के अंतर्गत अतिरिक्त साधनों को प्राप्त किया जा सकता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत अतिरिक्त साधनों को प्राप्त किया जा सकता है किससे? घाटे की व्यवस्था से, सार्वजनिक ऋण द्वारा, करारोपण द्वारा। आंसर आएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 29, सार्वजनिक ऋणों से तात्पर्य सरकार द्वारा प्राप्त, सार्वजनिक ऋणों से तात्पर्य सरकार द्वारा प्राप्त देशी ऋणों से है। क्वेश्चन नंबर 30, वे ऋण जो ब्याज से एक निश्चित अवधि के पश्चात दे होते हैं उनको क्या कहेंगे? ये कह रहा है कि वो ऋण या वो कर्जे जो ब्याज सहित एक निश्चित अवधि के पश्चात देने होते हैं या दे होते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप अल्पकालीन ऋण कहेंगे, शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, उनको कर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जिन ऋणों को प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं होता है, जिन ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं होता है उनको क्या कहा जाता है? उनको आप आंतरिक ऋण कहेंगे, इंटरनल डेब्ट्स। क्वेश्चन नंबर 32, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था का संबंध ऐसे निर्णयों से है, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था का संबंध ऐसे निर्णयों से है जैसे सार्वजनिक ऋण का स्वरूप क्या हो। क्वेश्चन नंबर 33, सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता इसलिए है, क्यों पड़ती है? सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की कार्य क्षमता पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34, सार्वजनिक ऋण व्याख्या के सिद्धांत हैं, सार्वजनिक ऋण व्याख्या के सिद्धांत हैं। ऋण की ब्याज लागत न्यूनतम होनी चाहिए, राजकोषीय नीति के साथ समन्वय होना चाहिए, विनियोजकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर आपका 35वां, निम्न में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच वितरित होने वाला कर, निम्न में
केंद्र व राज्य सरकारों के बीच वितरित होने वाला कर आयकर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की धारा में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के किस धारा में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है? किस धारा में? 268 से 300 तक में। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय सरकार के कर आय के साधन नीचे लिखे हैं, उनको कुल आय में अंशदान के आधार पर अवरोही क्रम में रखते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। उत्पादन कर, लाभांश कर, तट कर, निगम कर, ठीक है भाई, जैसा है वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, उसके बाद हम आंसर पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वां 38, क्वेश्चन नंबर 38वां 38, हीनार्थ प्रबंधन की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है। हीनार्थ प्रबंधन की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 39, लोक व्यय के संबंध में फिंडले सिराज द्वारा दिए गए निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? लोच का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 40, राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है। राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या हो? केंद्रीय बैंक से उधार लेना, घरेलू ऋण उगाही करना, विदेशी ऋणों द्वारा, ये सभी, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर चलते हैं हम लोग 41 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्र सरकार के गैर कर स्रोत में सबसे अधिक हिस्सा है। केंद्र सरकार के गैर कर स्रोत में सबसे अधिक हिस्सा है ब्याज प्राप्तियों का भी। क्वेश्चन नंबर 42, राजकोषीय घाटा अधिक होने से अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन की क्या होती है? भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है आपको। कौन सा कथन सत्य है? कर और शुल्क दोनों ऐच्छिक हैं, कर और शुल्क दोनों अनिवार्य हैं, कर अनिवार्य है जबकि शुल्क जो है वो ऐच्छिक है। आपका ये आंसर आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार के मध्य समानताएं निम्नलिखित में से किस बिंदुओं पर होती हैं? ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और जो आंतरिक व्यापार है, इन दोनों के बीच में जो समानताएं होती हैं वो किन बिंदुओं पर होती हैं? वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, ये सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो या आंतरिक व्यापार हो, दोनों ही व्यापार में वस्तुएं और सेवाएं दोनों होती हैं, तो दोनों का विनिमय जो है वो दोनों लेवल पर बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विभिन्न कारणों से एक पृथक सिद्धांत समझा जाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? यह कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको विभिन्न कारणों से एक पृथक सिद्धांत समझा जाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का रहा है? किंडलबर्गर का यह कथन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतःक्षेत्रीय व्यापार की दशा है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो अंतःक्षेत्रीय व्यापार की दशा है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? यह कथन ओहलिन का है। क्वेश्चन नंबर 4, देश के अंदर और विभिन्न देशों के उत्पादन के साधन की गतिशीलता में अंतर किस प्रकार का होता है? देश के अंदर और विभिन्न देशों के उत्पादन के साधन की गतिशीलता में अंतर किस प्रकार का होता है? यह अंतर जो है वो अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बताएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या आधार, क्या बेस होता है? लागतों का सापेक्ष अंतर और लागतों में निरपेक्ष अंतर, ये दोनों ही होते हैं। वे सी आएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आगरा में बना हुआ जूता दिल्ली या मथुरा में बेचा जाता है तो इस व्यापार को किसके अंतर्गत रखेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप लोग। यदि आगरा में बना हुआ जूता दिल्ली या मथुरा में बेचा जाता है तो इस व्यापार को आप क्या कहेंगे? ये आंतरिक व्यापार होगा भाई। ये कैसा व्यापार होगा? आंतरिक व्यापार होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा दोनों देशों के किस चीज पर निर्भर करती है? इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसमें जो प्रॉफिट होता है उसकी जो मात्रा है वो दोनों देशों के किस चीज पर निर्भर करती है? उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है। उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं? कौन है? रिकार्डो हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी संभव है जब दोनों की उत्पादन लागतों में क्या हो? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी पॉसिबल है जब दोनों की उत्पादन लागतों में क्या हो? समानता हो, गतिशीलता हो, अंतर होता है या कोई नहीं? अंतर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वें के बाद 10वां, 10th क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 10वें क्वेश्चन में दिया गया है, दो देशों तथा दो वस्तुओं की स्थिति में जब प्रत्येक देश एक देश वस्तु का उत्पादन कम लागत पर करता है तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन व्यय में इस अंतर को आप क्या कहेंगे? इस अंतर को निरपेक्ष अंतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब एक देश को दूसरे देश पर दोनों वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त है किंतु श्रेष्ठता उत्पादन लागत की दृष्टि से समान नहीं होती है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको लागतों में तुलनात्मक अंतर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रिकार्डो के अनुसार एक देश के अंदर तो समान योग्यता या क्षमता वाले श्रमिकों को समान मजदूरी मिलती है किंतु विभिन्न देशों में उनकी मजदूरी की दर एक समान नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न देशों में श्रमिक देश के अंदर गतिशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तुलनात्मक लागत लाभ के फलस्वरूप विशिष्टीकरण को क्या करती है? तुलनात्मक जो लागत है वो लाभ के फलस्वरूप विशिष्टीकरण को क्या करती है? प्रोत्साहन नहीं मिलता, प्रोत्साहन मिलता है ए और बी में से कोई भी या फिर इनमें से कोई नहीं, प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। कौन सी मान्यता पर आधारित है? दोनों देशों में उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है। श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। श्रम की सभी इकाइयां समान होती हैं। आपका आंसर आएगा डी, सब। क्वेश्चन नंबर 15, अवसर लागत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? ऐसे अर्थशास्त्री थे हैबरलर। क्वेश्चन नंबर 16, लागत समता नियम के अंतर्गत दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में पूर्ण विशिष्टीकरण उत्पन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विशिष्टीकरण केवल निम्नलिखित स्थिति में ही संभव हो सकता है। विशिष्टीकरण यानी जिसको आप स्पेशलाइजेशन बोलते हो, स्पेशलाइजेशन केवल निम्नलिखित स्थिति में ही संभव हो सकता है। कैसी स्थिति में संभव होगा? बढ़ती हुई लागत के समय। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत अर्थशास्त्री हैबलर ने किस प्रमेय का प्रतिपादन किया? उसने किस प्रमेय का प्रतिपादन किया? अवसर लागत प्रमेय का। क्वेश्चन नंबर 19, घटती लागत दशा में उत्पादन संभावना, घटती लागत दशा में उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के रूप में मूल बिंदु की ओर या फिर मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कन्वेक्स होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या किसने की? इंटरनेशनल ट्रेड का जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न डॉक्ट्राइन है, उसकी व्याख्या जो है वो किसने की? आंसर आएगा हेक्सर ओलिन ने। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है साधन संपन्नता के विभिन्नता के कारण वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य में अंतर होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सापेक्षिक साधन प्रचुरता के मापन का आधार, सापेक्षिक साधन प्रचुरता के मापन का आधार क्या होगा? कीमत आधार, भौतिक आधार दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा साधनों का मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा साधनों का मूल्य अंततः बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। और इस पूरे के पूरे टेस्ट का जो हम क्रेडिट देते हैं वो अरिहंत वालों को दे देते हैं भाई, क्योंकि सबका टारगेट एजुकेशन देना है। 24वां, किस प्रकार की व्यापार शर्तों से आस्य आयात कीमतों और निर्यात कीमतों के अनुपात से है? किससे ऐसा है? शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें। क्वेश्चन नंबर 25,
आयकर व्यापार शर्तें मालूम करने का सूत्र बताएं। आयगत व्यापार शर्तें मालूम करने का सूत्र, तो आपका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 26, सेट 1 सेकेंड 2 मिनट लगेंगे, ये थोड़ा सा, हाँ यस 25 हो चुका ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, देश के आयात क्षमता को सूचित करने वाली कौन सी व्यापार शर्त है? देश के आयात क्षमता को सूचित करने वाली कौन सी व्यापार शर्त है? कौन सी व्यापार शर्त है बताइए, कौन सी व्यापार शर्त है? तो आंसर हो जाएगा आपका आय व्यापार शर्त। क्वेश्चन नंबर 27, सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, जिसको ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड की वृद्धि व्यापार शर्त को अनुकूलन बनाती है, प्रतिकूल बनाती है, अनुकूलन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द्विघटकीय व्यापार शर्त सम्मिलित करती है। द्विघटकीय व्यापार शर्त जो है वो सम्मिलित करती है किस चीज में? आयात और निर्यात की कीमत सूचकांकों को, आयात और निर्यात के उत्पादकता सूचकांकों को, दोनों को भाई। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विशिष्टीकरण साधनों का आवंटन अनुकूलतम बना देता है। क्वेश्चन नंबर 30, दो देशों के बीच लागत अनुपात का बढ़ता अंतर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 31, ओहलीन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक मात्रा में लाभ उन देशों को होता है जहां पर क्या होगा? आरंभ के साधनों की कीमतें कम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देश का आंतरिक लागत ढांचा विश्व विनिमय अनुपात से जितना अधिक असमान होगा, व्यापार का जो लाभ होता है वो उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 33, धन से सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन से सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? यह कथन भाई एडम स्मिथ का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 34, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रय शक्ति समता सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया? गुस्टो कैसल ने। क्वेश्चन नंबर 35, भुगतान संतुलन सिद्धांत में, भुगतान संतुलन सिद्धांत में भुगतान संतुलन के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाएगी यदि, विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाएगी यदि विदेशी बैंक देश के बैंकों के ऊपर बड़ी मात्रा में साख पत्र जारी कर दे। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत का सिद्धांत निम्न में से किस मान्यता के ऊपर आधारित है? यह है श्रम की सभी इकाइयां समान है, श्रम के उत्पादन का एकमात्र साधन है, श्रम के रूप में लागत को व्यक्तिगत किया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव डी। क्वेश्चन नंबर 38, विदेशी व्यापार के कारण प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु का उत्पादन करता है। विदेशी व्यापार के कारण प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसे वह न्यूनतम लागत में बना सकता हो, तभी तो प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एडम स्मिथ ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभों को समझाने के लिए किस प्रकार की लागत को आधार बनाया? निरपेक्ष लागत का अंतर उसने देखा। क्वेश्चन नंबर 40, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा, एक्सटेंट ऑफ गेन जो है वो दोनों देशों के, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा जो है वो दोनों देशों के उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 41, मूल्य का श्रम सिद्धांत जो लेबर थ्योरी है, मूल्य का लेबर थ्योरी या श्रम सिद्धांत जो है वो उसकी जो मान्यता है वो समान श्रम इकाइयों पर है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। 42, विकासशील देशों की अधिकांशता यह शिकायत होती है
विकासशील देशों की अधिकांशतः क्या शिकायत होती है? उनकी व्यापार की शर्तों में गिरावट आ रही है, ठीक है। उनकी निर्यात उपलब्धियां या परिसंपत्तियां अस्थिर हैं, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों ठीक है तो फिर डी आएगा। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था विकसित देशों के हितों का संरक्षण करती, ठीक है, डी आंसर आएगा। सभी शिकायतें होती हैं विकासशील देशों की गरीब इंसान की तरह। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन क्या है? अब देखो, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसका पहले क्या नाम होता था? गैट होता था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसका मतलब गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको 1995 में नाम बदला गया। 44वां क्वेश्चन, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में निम्न में से क्या कमियां थी? रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था उसमें क्या कमियां थी ये बताना है। मुक्त व्यापार की कल्पना, परिवहन लागतों की अपेक्षा, पूर्ण रोजगार, इसका मतलब सारी की सारी कमियां थी उसी की। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सापेक्षिक साधन उपलब्धता के विचार को देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? ये बर्टिल ओलिन को जाता है। 46वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश के व्यापार शेष का संबंध निम्न में से किससे होता है? यह संबंध जो होता है ये माल के आयात से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, IMF को आग बुझाने वाले इंजन की संख्या किसने दी? IMF को आग बुझाने वाला इंजन, यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से किसको आग बुझाने वाले इंजन की संज्ञा दी है? आग बुझाने वाले इंजन की संज्ञा किसने दी है? आंसर आएगा माइकल कैकडेसस ने। क्वेश्चन नंबर 48, भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, किस चीज का अध्ययन करते हैं? दृश्य व अदृश्य मदों का। क्वेश्चन नंबर 49, किसी देश के आयात तथा निर्यात के अंतर को क्या कहा जाता है? किसी देश का आयात और निर्यात का जो अंतर है उसे क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, भुगतान संतुलन का साम्य किस देश का प्रतीक है? भुगतान संतुलन का जो साम्य है वो किस देश का प्रतीक है? वो आर्थिक व्यवस्था के दिवालियेपन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51। चलो देखते हैं 51वां क्वेश्चन। देखिए थोड़े से स्कैनिंग में शायद दिक्कत आ रही है बट मैं बोल दूंगा क्वेश्चन को। भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो सकता है। भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो सकता है जब ब्याज की ये कोई नहीं, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52, मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ाना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, ठीक है। विनिमय नियंत्रण बढ़ाना, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53, मुद्रा कोष देता है। मुद्रा कोष देता है क्या? मौसमी ऋण देता है मुद्रा कोष में। क्वेश्चन नंबर 54, जब कोई देश मुद्रा कोष के ऋणों को चुकाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको आप लोग पुण्य विक्रय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, संरचनात्मक समायोजन सुविधा मुद्रा कोष द्वारा उपलब्ध की गई वर्ष, कौन से वर्ष उपलब्ध की गई? आंसर आ जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 56, भारत किस वर्ष मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य बना? इंडिया जो है वो मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य कब बना? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थव्यवस्था को सहायता देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थव्यवस्था को सहायता देता है अस्थायी संतुलन को दूर करने के लिए। IMF का प्रमुख काम क्या है? IMF का जो प्रमुख काम है, दुर्लभ मुद्रा की राशनिंग, ठीक है। प्रावधिक सहायता, ठीक है। देशों को पुनः क्रय की सुविधा देना, ठीक है। ऑल ऑफ द वो सभी रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य बताएं। वर्ल्ड बैंक का प्रमुख काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, यह मुख्य काम है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत विश्व बैंक का सदस्य कब बना? इंडिया विश्व बैंक का सदस्य कब बना? शुरू से यह भाई 1947 से ही। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद अब चलते हैं 61वें क्वेश्चन 61 पर। विश्व बैंक देशों को ऋण देता है। विश्व बैंक जो है वो देशों को ऋण देता है अपने कोष से या उधार ली गई पूंजी से, दोनों से देता है भाई। 62वां क्वेश्चन, वही देश विश्व बैंक का सदस्य हो सकता है जो किसका सदस्य हो? वो जो मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। वर्ल्ड बैंक का मेंबर वही होगा जो IMF का मेंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत कार्य शुरू किया। विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत काम शुरू किया 1 जनवरी 1995 से।
डब्ल्यूटीओ का दोहा सम्मेलन हुआ। डब्ल्यूटीओ का दोहा सम्मेलन कब हुआ? डब्ल्यूटीओ का दोहा सम्मेलन कब हुआ? डब्ल्यूटीओ का दोहा सम्मेलन हुआ भाई नवंबर 2001 में। 65वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ किससे प्रभावित होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ हैं वो प्रभावित किससे होंगे? व्यापार की शर्तों से, ठीक है, लागतों के तुलनात्मक अंतर से, ठीक है, विक्रय संगठन की क्षमता से, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उत्पादन के साधन एक देश में गतिशील एवं विदेशी स्तर पर गतिहीन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब संभव नहीं होगा जब दो देशों में उत्पादन से भावन वक्र होती है। कैसी? समान ढाल वाली होती, तब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 68, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों के संदर्भ में असंगत कथन अंकित करें। असंगत कथन अंकित करें तो मतलब होगा आपका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है उससे। क्वेश्चन नंबर 69, ओलिन के मूल्य मापदंड के आधार पर एक पूंजी प्रधान देश तब होता है। एक पूंजी प्रधान देश तब होता है जब उस देश में पूंजी सस्ती हो, उस देश में श्रम महंगा हो, दोनों ही आएगा। आपका आंसर यहां पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, पूर्ण विशिष्टीकरण केवल निम्नलिखित स्थिति में संभव हो सकता है। पूर्ण विशिष्टीकरण कब संभव हो सकता है? यह संभव हो सकता है जब लागत समता की स्थिति हो। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मौद्रिक व्याख्या प्रस्तुत की। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की जो मौद्रिक व्याख्या प्रस्तुत की वो किसके द्वारा की गई? टार्जिंग के द्वारा। 72वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए मार्शल ने प्रस्तुत किया। किसको? दे वकर यानी ऑफर करो को। क्वेश्चन नंबर 73, हैबरलर ने के अनुसार बढ़ती लागत दशा के अंतर्गत पूर्ण विशिष्टीकरण संभव है, आंशिक विशिष्टीकरण दोनों संभव होंगे। क्वेश्चन नंबर 74, लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान संतुलन में असाम्य स्वतः ही हो सकता है। कैसे? अवमूल्यन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, लचीली विनिमय प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण होता है किससे? विदेशी मुद्रा में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76, रॉबर्टसन ने किस व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा है? रॉबर्टसन ने किस व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा है? उपयोगिता व्यापार शर्त को। 77वां क्वेश्चन, ऋणों के भुगतान की गारंटी देने पर विश्व बैंक लेता है। ऋणों के भुगतान की गारंटी देने पर वर्ल्ड बैंक जो लेता है वो कमीशन लेता है। क्वेश्चन नंबर 78, डब्ल्यूटीओ को भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन आर्थिक नीति हेतु किसके साथ सहयोग करके चलना पड़ता है? उसको आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों के साथ सहयोग करके चलना पड़ता है। 79वां क्वेश्चन, भारत में व्यापार नीति को उदार बनाया गया। भारत में व्यापार नीति को उदार बनाया गया 1991 में जब आर्थिक मंदी दर पर थी। क्वेश्चन नंबर 80, डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत भारत में 31 मार्च 2000 तक डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत भारत में मात्रात्मक प्रतिबंध हटाया गया है। मात्रात्मक प्रतिबंध हटाया गया है। 714 वर्षों से पुराना क्वेश्चन। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? सीमेंट के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान रखता है? आंसर आ जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो सीमेंट के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है। सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन भारत के अंदर राजस्थान करता है। सेकंड क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? यह कहता है कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसके कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का कितना हिस्सा है या कितने परसेंट जो है वो लघु उद्योग हैं, क्योंकि कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हो दोनों का अपना अपना योगदान होता है। लेकिन हम लघु उद्योगों की बात करेंगे तो पूरे देश के विनिर्माण क्षेत्र में लघु उद्योगों का जो प्रतिशत है वो लगभग 40% है। 40% जो है वो लघु उद्योग हैं। ये आपको तो क्योंकि कई बार समय समय पर क्वेश्चन चेंज होंगे बट आपका आंसर लगभग ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष
बताएं। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा माना जाता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका आधार वर्ष जो माना जाता है वो 1982 को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसमें सबसे ज्यादा भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान या भार है। क्वेश्चन नंबर 5वां, योजना में कोर सेक्टर का अर्थ बताएं। योजना में कोर सेक्टर का क्या अर्थ है? चयनित आधारभूत उद्योग, चयनित आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? किसके? मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज के। क्वेश्चन नंबर 7वां, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष, इसकी स्थापना किसके लिए की थी? उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष बताएं। इंडिया में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन रहेगा 1993-94। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में उद्योग समूहवार गैर लघु उद्योग क्षेत्र में बकाया ऋण के रूप में रुग्णता किस उद्योग में सबसे ज्यादा है? आंसर आएगा वस्त्र उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? इंडिया के अंदर विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर आएगा आपका अगस्त 1996 में। क्वेश्चन नंबर 11, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों? लघु और कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो बहुतों को रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयमेंट के मामले में वो काफी योगदान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? इंडिया द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? आंसर आएगा पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो भारत में बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट होता है और पेट्रोल को मंगवाने के लिए हम बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा लगाते हैं और उसको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है भाई आपने। अमेरिका के साथ भारत का विदेशी व्यापार सुपर 301 के कारण बढ़ा, गलत है। अमेरिका के साथ भारत का विदेशी व्यापार सुपर 301 के कारण घटा, दोनों ही गलत हैं। सुपर 301 के कारण भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अप्रभावित रहा है, ये आपका ठीक होगा। सुपर 301 के कारण बाद में अमेरिका से व्यापार, ये भी गलत है। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा अभी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब हुई थी? आंसर आ जाएगा आपका 1974। 1974 में सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट बताएं। लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट है भाई भिलाई इस्पात संयंत्र। कौन सा है? भिलाई इस्पात संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से ज्यादा दूरी के ऊपर या दूरी पर स्थित है? आंसर आ जाएगा आपका भिलाई। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? खनन उद्योग, विद्युत उद्योग, बैंकिंग उद्योग या कपड़ा? इंडिया का सबसे बड़ा उद्योग है भाई कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 18, निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र जिसको आप लोग EPZ बोलते हो, EPZ बोलते हो, एक्सपोर्ट
प्रोसेसिंग जोन कहां पर स्थापित किया गया था? प्राइवेट सेक्टर में देश का पहला ईपीजेड, जिसको आप लोग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं, वो कहां पर स्थापित किया गया था? आंसर आ जाएगा आपका सूरत में। क्वेश्चन नंबर 19, नए गैट समझौते के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था, जिसको मल्टी फाइबर अरेंजमेंट कहते हैं, उसका कितने वर्षों में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है? आंसर आपके सामने मौजूद है, 5, 10, 15, 20। आंसर आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, इंडियन फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है या मौजूद है? आंसर आ जाएगा आपका नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक प्रमुख कारक बताएं। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक आपको बताना है, और वो मुख्य कारक है निर्यात का विविधीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, सीएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहां पर स्थापित किया गया? आंसर आपके सामने विजाग, कोचीन, दहेज और भुवनेश्वर में से आंसर आपका रहेगा कोचीन रहेगा या दहेज रहेगा? आंसर आ जाएगा आपका दहेज। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के आयात का अधिकतम भाग कहां से आता है? इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट है उसका अधिकतम जो भाग है वो कहां से आता है? आंसर आ जाएगा ओपेक के कंट्रियों से, तेल वाले कंट्रियों से भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 24वां, सुमेलित करने हैं आपने सूची 1 और सूची 2 को आपने सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ज्योग्राफी वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपके सामने मौजूद है क्या क्या मौजूद है आपके सामने? यस, पूर्व का बोस्टन, सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत का मैनचेस्टर और काली बंगा। अब इसमें देखिए भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? क्योंकि 2-3 चीज हैं जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उनसे मिलाकर जाते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप बात करेंगे इंडिया का मैनचेस्टर आप किसको कहेंगे? इंडिया का मैनचेस्टर आप लोग कहेंगे कानपुर को, सूती वस्त्रों की राजधानी आप मुंबई को कह देंगे, और अगर आप बात करेंगे पूर्व का बोस्टन आप अहमदाबाद को कह लेंगे। ठीक, ये 3 ही है, क्योंकि चौथे वाले का कोई इसमें ज्यादा लॉजिक है नहीं, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है? भारत के सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बात करेंगे तो बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया, तीनों ही है भाई, तीनों ही बड़े लेवल के हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कौन से राज्य में हुआ? रेशम इंडस्ट्री में कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट। 28वां क्वेश्चन, किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? कौन से सेक्टर में सहकारी इकाइयों जो कोऑपरेटिव यूनिट हैं उन्होंने तीव्र गति से विकास किया है? आंसर आ जाएगा आपका शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग। 29वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? आंसर आ जाएगा कपड़ा उद्योग। 30वां क्वेश्चन, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? सबसे ज्यादा योगदान है भाई आपका कपड़ा उद्योग का। क्वेश्चन नंबर 1 है, मांग की महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आवश्यकता अथवा प्रभावी इच्छा, निश्चित कीमत और निश्चित समयावधि। ये तीनों जो फैक्टर हैं, तीनों जो तत्व हैं वो मांग के महत्वपूर्ण तत्व हैं भाई। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करता है
ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है, धनात्मक और ऋणात्मक अथवा दोनों प्रकार के संबंध को व्यक्त करता है, या विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। आंसर आ जाएगा आपका विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के विपरीत रिलेशन को, अपोजिट रिलेशन को संबंध करता है, व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3, मांग के नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है? मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु का मूल्य स्वतंत्र चर होता है, वस्तु की मांग मात्रा परतंत्र चर होती है, वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। तो आपका सारे के सारे ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हीन या निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? हीन या निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? आंसर आ जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि हीन या निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 5, मांग के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद नहीं है? मांग के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा अपवाद जो है वो नहीं है? सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता, ये अपवाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर प्राय उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। ये कहता है कि कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण है आपका गिफिन विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 7, प्राय आवश्यकता की वस्तुओं तथा रस्मी आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? बेलोचदार होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, मांग की लोच की सीमाएं कौन सी हैं? मांग की लोच की सीमाएं कौन सी है? आंसर आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां। 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। 9वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आयताकार अति परवलय, जिसको आप लोग रेक्टेंगल हाइपरबोला कहते हैं, उसके संदर्भ में मांग की कीमत लोच सदैव इकाई के बराबर ही होती है। सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं तब उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग लोच इकाई से अधिक हो जाएगी या इकाई से कम होगी? यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं तब उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग लोच जो है वो इकाई से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 11, कीमत मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। सुमेलित करना है आपने, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ आपकी सूची 2 है। अब देखिए दोनों सूचियों को ध्यान से। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांग के विपरीत संबंध को बताता है। मांग सामान्य वस्तु का मांग वक्र बाएं से दाएं और नीचे की तरफ गिरता है। मांग फलन और मांग का अर्थ। आंसर अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ध्यान से आंसर देखिएगा एक बार, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको लगेंगे, लेकिन अगर आप ठीक ठाक से करेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अब इसमें देखिए, सामान्य वस्तु का मांग वक्र डायरेक्ट इससे संबंध है। मांग का अर्थ सीधा है एक उपभोक्ता द्वारा एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की खरीदे जाने वाली मात्रा। दोनों ठीक है तो ये भी ठीक रहेगा और ये भी ठीक हो जाएगा। तो जैसे ये दे रखे हैं वैसे ठीक ठाक अवस्था में इनको दिया गया है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका 13, एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाएगा स्वतंत्र चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां। प्राय विलासिता की वस्तुओं के प्रयोग से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, अतः इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर इनकी मांग के ऊपर अनुपात से अधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है और संपन्नता दिखाई देती है, किंतु फिर भी संपन्नता के बीच किसान गरीब रह सकते हैं क्योंकि उत्पादक की वस्तु की मांग की लोच कैसी है? बेलोचदार है। ये इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 16, मांग की आड़ी लोच का सूत्र बताएं। मांग की आड़ी लोच का सूत्र कौन सा होता है? सी आंसर आएगा। वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन x - y। क्वेश्चन नंबर 17, यदि मांग की लोच ये है तथा ये है तो मांग की लोच कैसी होगी?
ऐसी स्थिति में मांग की लॉस जो है वो आपकी शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 18, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह दिखाता है कि जो मांग की लोच है वो अनंत है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक है, यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो फिर वे वस्तुएं पूरक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय, निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की जो आय है वो ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक गिफिन वस्तु के संदर्भ में, एक गिफिन वस्तु के संदर्भ में शून्य आय प्रभाव की अपेक्षा धनात्मक शून्य आय प्रभाव तथा शून्य प्रतिस्थापन प्रभाव बराबर होते हैं। और सी और डी में है ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा अधिक भारी होती है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, क्वेश्चन नंबर 22, जब मांग वक्र खड़ी रेखा हो तो यह व्यक्त करता है, जब मांग वक्र खड़ी रेखा हो तो यह व्यक्त करता है किस चीज को? पूर्ण बेलौसदार मांग। क्वेश्चन नंबर 23, एंजल का नियम निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? एंजल का जो नियम है वो किसकी व्याख्या करता है? मांग की धनात्मक लोच की। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्यतः मांग की रेखा, सामान्यतः जो जनरली जो है वो मांग की रेखा बाएं से दाएं और नीचे गिरती है, बाएं से दाएं और नीचे गिरती है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी सरल रेखा का मांग वक्र जो दोनों अक्षों को काटता है के मध्य बिंदु पर मांग की लोच का जो मान है वो होगा 1.0। क्वेश्चन नंबर 26, खाद्यान्नों का मांग वक्र सामान्यतः होता है, खाद्यान्नों का मांग वक्र सामान्य होता है, बेलोचदार होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है किसको? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को या मार्शल को या रॉबर्ट ट्रिफिन? रॉबर्ट ट्रिफिन आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत की मांग लोचपूर्ण है, विद्युत की मांग जो वो लोचपूर्ण है क्यों? क्योंकि इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मांग के संकुचन एवं विस्तार में, मांग के संकुचन किस अर्थशास्त्री का यह कथन है? यह कथन जो है वो किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर मार्शल का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि सरकार देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहती है तो उसे देश के आयात तथा निर्यात की मांग को लोचदार की लोच को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि उसके आयात तथा निर्यात दोनों की मांग बेलोचदार है तो सरकार अवमूल्यन द्वारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को क्या करेगी? उसको सुधारने में सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 34, उपभोक्ता का साम्य वस्तुओं के उस संयोग पर होता है जहां वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एवं मूल्यों का अनुपात सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग हो या फिर समान हो। आंसर समान हो। क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक ही वस्तु को उपभोक्ता उपभोग करता है तो साम्य की स्थिति में उस वस्तु का मूल्य उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि के बाद किसान इसका उपयोग अधिक करने लगे थे, जबकि मूल्य में कमी के बाद डबल रोटी का उपयोग कम कर दिया जाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री के साथ जुड़ा हुआ? यह स्टेटमेंट रॉबर्ट गिफिन के साथ जुड़ा हुआ है। 37वां क्वेश्चन, रॉबर्ट गिफिन ने अपने उदाहरण में डबल रोटी को गिफिन वस्तु का नाम दिया। उनके निष्कर्ष की पृष्ठभूमि में क्या बात निहित थी? उनके निष्कर्ष की पृष्ठभूमि में कौन सी बात जो है वो निहित थी? डबल रोटी किसानों के बजट में सबसे सस्ती वस्तु थी। डबल रोटी पर किसानों के बजट का सबसे बड़ा भाग व्यय किया जाता था। डबल रोटी सस्ती होने पर गरीब किसान इसका उपयोग कम करके अपेक्षाकृत महंगी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाते थे। बिल्कुल राइट, ऑल ऑफ द अबव ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, वे वस्तुओं जिनकी मांग पर अन्य वस्तुओं के मूल्य में रहने वाले परिवर्तनों से अनुकूल प्रभाव पड़ता है, किस श्रेणी में वो वस्तुएं आती हैं? वो वस्तुएं सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। 39वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39,